अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th हिंदी क्षितिज चैप्टर 6 बच्चे की दंतुरित मुस्कान का प्रश्न उत्तर हल करेंगे और साथ ही दूसरी कविता है फसल, उसके भी प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है और ऐसी लगती है जो मर्द शरीर में भी प्राण डाल देती है। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? इसका आंसर है बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला है, बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, जबकि बड़ों के मुस्कुराने की खास वजह होती है। दूसरा, बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों का मुस्कुराना लोगों को प्रभावित नहीं करता है। तीसरा है, बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? इसका आंसर है कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला है, बच्चे की मुस्कान इतनी सुंदर है कि मृतक में भी जान डाल दे, मृतक में भी डाल देगा जान। दूसरा है, कवि ने बालक के मुस्कान की तुलना कमल के पुष्प से की है, जो कि तालाब में न खिलकर कवि की झोपड़ी में खिल रहे हैं। जैसे पंक्तियां हैं, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तीसरा है, बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण भी पिघलकर जल बन जाएगा, जिसकी पंक्तियां हैं, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। चौथा है, कवि बच्चे की मुस्कान की तुलना शेफालिका के फूल से करता है, जिसकी पंक्तियां हैं, झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। तो इन पंक्तियों में बच्चे की मुस्कान का सौंदर्य से उद्धृत करता हुआ बिंब प्रस्तुत किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ख है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। इसका आंसर है, क में कवि ने यहाँ बच्चे की सुंदर मुस्कान की तुलना कमल के फूल से की है। बच्चे की हंसी को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल के फूल अपना स्थान परिवर्तित कर तालाब के स्थान पर इस झोपड़ी में खिलने लगे हैं। ये फूल अर्थात बच्चे की मुस्कान देखने वाले का मन प्रसन्नता से भर जाता है। है, बच्चे का स्पर्श पाकर कोई भी कठोर हृदय जल के समान पिघल जाए। बच्चे के स्पर्श से बांस तथा बबूल जैसे कांटेदार वृक्ष से भी फूल झड़ने लगते हैं। उसी प्रकार बच्चे का स्पर्श पाकर कवि का भी नीरस मन प्रफुल्लित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। इसका आंसर है, मुस्कान तथा क्रोध मानव स्वभाव के दो अलग अलग रूप हैं, जो एक दूसरे से भिन्न हैं। इनसे वातावरण भी प्रभावित होता है। पहला है मुस्कान। मुस्कान का अर्थ है निश्चल तथा प्रेम पूर्ण मुस्कान किसी के भी हृदय को मुग्ध कर सकता है अर्थात प्रभावित कर सकता है। यह किसी का भी क्रोध कम करने में सक्षम है तथा यह मन की प्रसन्नता का प्रतीक है। दूसरा है क्रोध। क्रोध व्यक्ति के मन में चल रहे असंतोष की भावना है। क्रोध में व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। आंसर है, बच्चों के दांत मुख्यतः 9 महीने से लेकर 1 साल में आने लगते हैं। कविता को पढ़कर बच्चे की आयु लगभग 1 वर्ष की लगती है। बच्चा अपनी निश्चल दंतुरित मुस्कान से सबका मन मोह लेता है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है,
कवि बच्चे से जब पहली बार मिलता है तब बच्चा उससे अपरिचित रहता है, इसी कारण वह उसे एकटक देखता रहता है। बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को अच्छी लगती है। उसकी मुस्कान को देखकर कवि का निराश मन खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसके झोपड़े में खिल उठे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फसल से संबंधित क्वेश्चन है। कवि के अनुसार फसल क्या है? इसका आंसर है, कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, अनेक लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा बहुत सारे खेतों की मिट्टी का गुण का मिला जुला परिणाम है। अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं, बल्कि इसमें सभी का योगदान सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 2, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? इसका आंसर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों को आवश्यक कहा है, क्योंकि इन सभी के योगदान से ही फसल बोई जाती है और उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 3, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? इसका आंसर है, फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता है, परंतु मनुष्य के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ हैं। यदि मनुष्य अपने परिश्रम के द्वारा इसे भली प्रकार से नहीं सींचे, तब तक इन सब साधनों की सफलता नहीं होगी। अतः मानव श्रम फसल के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जब तक किसान का योगदान नहीं होगा, तब तक हम फसल को पूर्ण रूप से नहीं पा सकते। क्वेश्चन नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि फसल के लिए सूरज की किरणें तथा हवा दोनों का प्रमुख योगदान है। वातावरण के ये दोनों अवयव ही फसल के योगदान में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है। अब क्यों कहा है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला है, मिट्टी के गुण धर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? तो इसका उत्तर है, किसी भी फसल की उपज मिट्टी के उपजाऊ होने पर निर्भर करती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति जितनी अधिक होगी, फसल का उत्पादन भी उतना ही अधिक होगा। ख है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? तो इसका उत्तर है, आज की वर्तमान शैली मिट्टी के गुण धर्म को प्रभावित करती है। नए नए खाद्यों के उपयोग से, प्लास्टिक के जमीन में रहने से, प्रदूषण से मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है और इसका बुरा प्रभाव फसल की उपज पर पड़ रहा है। ग है, यदि मिट्टी अपना गुण धर्म छोड़ दे तो मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर फसलों का उत्पादन नहीं होगा तो मनुष्य क्या खाकर रहेगा? अतः मिट्टी का उपजाऊ होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्व है। तो ये उत्तर है इस क्वेश्चन का। मिट्टी द्वारा अपना गुण धर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? अंतिम क्वेश्चन है, मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मिट्टी के गुण धर्म को नष्ट होने से बचाए। मिट्टी के गुण धर्म को बचाए रखने के लिए हमें मिट्टी के प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए तथा पानी का सही उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़
सभी इस वीडियो को देखते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिएगा ताकि ये क्वेश्चन आंसर आपको याद होते रहें। अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।